हेलो नमस्कार साथियों, एग्जामपुर 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग संविधान पे दोस्तों वीडियो बनाने जा रहे हैं। पार्ट 2 दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 है दोस्तों आपका भारतीय राज्य व्यवस्था का, भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था एवं गवर्नमेंट। दोस्तों आज का जो चैप्टर होगा वो दोस्तों आपका चैप्टर नंबर 2 होगा दोस्तों। जिन भाई बहन चैप्टर नंबर 1 नहीं देखेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके आपका चैप्टर 1 आया था दोस्तों, उसको आप पहले प्ले लिस्ट में जाके देखिए, उसके बाद आप चैप्टर नंबर 2 देखिए दोस्तों। कुल मिला के 22 चैप्टर है दोस्तों, इतना कर लीजिए, उसके बाद आपको पॉलिटी में कभी भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। लगभग पॉलिटी का क्वेश्चन सभी बना लीजिएगा, कोई भी एग्जाम करे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं दोस्तों। ये हम लोग आज इतना चैप्टर पे चर्चा करेंगे। पृष्ठभूमि देखेंगे, संविधान सभा का गठन देखेंगे, संविधान सभा की कार्यविधि देखेंगे, उद्देश्य प्रस्ताव देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में हुए परिवर्तन देखेंगे, संविधान सभा द्वारा किए गए कार्य देखेंगे। मतलब जितना इसमें दिया गया ऊपर दोस्तों, इस सब पर हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। उसके बाद कुछ 30 क्वेश्चन भी इसी में प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। 30 को क्वेश्चन भी इसी में प्रैक्टिस करवाया जाएगा दोस्तों। आप लोग इसको वीडियो को पूरा देखिएगा, ये नहीं कि थोड़ा देर चला के बंद करिएगा दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी बुक का थ्योरी नहीं पढ़ना है दोस्तों, बस इसी को देखते रहना। उसके बाद सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव लगाइए। चलिए हम लोग पहले पृष्ठभूमि को देखते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं पर चैप्टर नंबर 2 का दोस्तों। चलिए देखते हैं। भारत में संविधान सभा गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में वामपंथी नेता एम.एन. राय के द्वारा रखा गया था। किसके द्वारा रखा गया था? एम.एन. राय के द्वारा दोस्तों। इस लाइन को फिर से रिपीट करते हैं। भारत के संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में वामपंथी नेता एम.एन. राय के द्वारा रखा गया था। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट। वर्ष 1934 में ही स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। 1935 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग के बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मान लिया और यही प्रस्ताव सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इस लाइन को फिर से पढ़िए, VVI दोस्तों इंपॉर्टेंट है। नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मान लिया और यही प्रस्ताव सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1942 में क्रिप्स मिशन सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया, जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया और लीग द्वारा 2 स्वशासित राज्यों की मांग के कारण दोस्तों, लीग जो है दोस्तों लीग द्वारा 2 स्वशासित राज्यों की मांग के कारण ये ऐसा हुआ दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं संविधान सभा का गठन देखिए दोस्तों। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दोस्तों। चलिए। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन यानी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.B. अलेक्जेंडर को भारत भेजा गया दोस्तों। देखिए, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन मतलब लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.B. अलेक्जेंडर को भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन के एक प्रस्ताव के द्वारा अंततः भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया गया था, जिसे संविधान सभा का नाम दिया गया दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार देखिए क्या क्या वक्तव्य हुआ दोस्तों। चलिए चर्चा करते हैं हम लोग। प्रत्येक प्रांत में देशी रियासतों और राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीट दी जानी थी दोस्तों। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट की व्यवस्था रखी गई दोस्तों। नेक्स्ट देखिए। संविधान सभा की कुल 389 सीटों में से ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों में 296 सीटें तथा देशी रियासतों को 93 सीटें आवंटित की जानी थी दोस्तों। नेक्स्ट देखिए। 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन
ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन 11 प्रांतों तथा चार का चयन दिल्ली, अजमेर और मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान के चार चीफ कमिश्नर के प्रांतों यानी प्रत्येक में एक एक से किया जाना था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों, जैसे देखिए मुसलमान, सिख हो गया और सामान्य मतलब हिंदू, जितना हिंदू वर्ग लोग है, हिंदू है दोस्तों, सामान्य में हिंदू, जैन, बौद्ध सब आ गया दोस्तों। मुस्लिम और सिख के अलावा उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा जाना था दोस्तों। देखिए, प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों के द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान से किया जाना था दोस्तों। फिर से स्लाइड को पढ़िए। प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधि तरीके से मतदान से किया जाना था। नेक्स्ट देखिए, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव रियासतों के प्रमुख राजा लोग दोस्तों, रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी दोस्तों। संविधान सभा जो था आंशिक रूप से चुनी हुई थी और आंशिक रूप से नामांकित निकाय था। संविधान सभा हेतु ब्रिटिश भारत के प्रांतों में जो आवंटित सीट थे दोस्तों, 296 सीटों के लिए जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए और 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें पर जीत मिली और मुस्लिम लीग के 73 सीटों पर 15 सीटें, मुस्लिम लीग को 15 सीटें 73 सीटें की जीत मिली दोस्तों और 15 सीटें अन्य सब छोटे समूहों को प्राप्त हुई। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, संविधान सभा में भले ही प्रत्यक्ष रूप से यानी वयस्क मताधिकार द्वारा नहीं चुनी गई, फिर भी प्रत्येक समुदाय तथा हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, अंग भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया था दोस्तों, महिला भी शामिल थी। संविधान सभा की कार्यविधि देखिए, हम लोग देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को VVI पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अब प्रथम अधिवेशन में सर्वसामान्य रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग द्वारा इस बैठक का बहिष्कार किया गया दोस्तों। मुस्लिम लीग जो थे इस बैठक को बहिष्कार कर दिया दोस्तों। दूसरा बैठक देखिए, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष और SC मुखर्जी को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। सर BN राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। BN राव को किसमें किया गया था? बेनेगल नरसिंह राव को दोस्तों संविधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। चलिए आगे हम देखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव पर हम लोग अब ऑब्जेक्टिव्स रेसोल्यूशन पर चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। यह भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख मुद्दों से उचित सारांश के रूप में था दोस्तों। प्रमुख मुद्दों के उचित सारांश के रूप में था। साथ ही इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे और मूल दर्शन के स्पष्ट झलक थी। इसमें शामिल प्रमुख बातें निम्नलिखित है दोस्तों। चलिए देखते हैं। तो संविधान सभा के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे देखिए। अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों। और अस्थायी अध्यक्ष पूछ लिया जाए
तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे दोस्तों। उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो एस.सी. मुखर्जी थे। कौन थे उपाध्यक्ष? तो एस.सी. मुखर्जी दोस्तों। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव थे दोस्तों। कौन थे? बी.एन. राव। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भारत एक पूर्ण संप्रभु संपन्न गणराज्य होगा। भारत जो है दोस्तों कैसा होगा? पूर्ण संप्रभु संपन्न गणराज्य होगा, जो अपना संविधान स्वयं घोषित करेगा दोस्तों, जो अपना संविधान जो है स्वयं घोषित करेगा। भारतीय संघ में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो उस समय ब्रिटिश भारत में हैं, या देशी रियासतों में, या दोनों से बाहर ऐसे क्षेत्र हैं जो संप्रभुता संपन्न भारत में शामिल होना चाहते हैं। इस लाइन को दोहराया जाए। भारतीय संघ में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो उस समय ब्रिटिश भारत में हैं, या देशी रियासतों में, या दोनों से बाहर ऐसे क्षेत्र हैं जो संप्रभुता संपन्न भारत में शामिल होना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, पद, अवसर और कानूनों की समानता यानी विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण और संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता होगी, और लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, अल्पसंख्यकों और पिछड़ी जातियों, जनजातीय क्षेत्रों के लोगों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, अवशिष्ट शक्तियां इकाइयों के पास होगी। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होगी? इकाइयों के पास होगी दोस्तों। फिर देखिए, स्वतंत्र संप्रभु भारत समस्त शक्तियां एवं प्राधिकारों का अंतिम स्रोत भारत की जनता होगी दोस्तों। स्वतंत्र संप्रभु भारत की समस्त शक्तियां एवं प्राधिकारों का अंतिम स्रोत क्या होगा? भारत की जनता दोस्तों, भारत की जनता होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसामान्य रूप से स्वीकार किया गया, और इस प्रस्ताव ने संविधान के स्वरूप व प्रस्तावना के निर्माण में मुख्य भूमिका अदा की दोस्तों। इस प्रस्ताव ने संविधान के स्वरूप व प्रस्तावना के निर्माण में मुख्य भूमिका अदा की दोस्तों। चलते हम लोग आगे नेक्स्ट पेज की ओर। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा हुए परिवर्तन दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा 3 परिवर्तन हुए। चलिए देखते हैं हम लोग। प्रथम था दोस्तों, द्वितीय और तृतीय। देखिए, प्रथम में था संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु निकाय बनाया गया, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। दूसरा देखिए, द्वितीय में था संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई, जिसके 2 कार्य थे। पहला कार्य था संविधान निर्माण, और दूसरा कार्य था देश के लिए विधि निर्माण यानी कानून बनाना। तृतीय में देखिए दोस्तों, मुस्लिम लीग के लिए सदस्यों का विभाजन, उपरांत अलग हो जाने से संविधान सभा की सदस्य संख्या में 299 रह गई। सदस्य संख्या जो थी 299 रह गई दोस्तों। देखिए, संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य दोस्तों, संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य कब और क्या अपनाया और सत्यापित किया? 22 जुलाई 1947 को दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज जो था इंडिया का, उसको अपनाया गया था। अब मई 1949 में दोस्तों राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता सत्यापित ग्रहण की दोस्तों। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता स्थापित की गई थी। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपना लिया गया। 24 जनवरी 1950 को दोस्तों राष्ट्रीय गान को अपना लिया गया था, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत भी अपना लिया गया दोस्तों। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों अपनाया गया। और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हुआ दोस्तों। 24 जनवरी 1950 को ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों में संविधान सभा का कुल 11 बैठक हुई, जिसमें संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर
114 दिनों तक विचार किया दोस्तों। इसके प्रारूप पर 114 दिनों का विचार भी हुआ दोस्तों। नेक्स्ट देखिए 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक अगर पूछा जाए दोस्तों आप क्या मारिएगा, 24 जनवरी 1950। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। अप्रैल 1952 में अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त हो गया और पहली निर्वाचित संसद दोनों सदनों के साथ मई 1952 में अस्तित्व में आए दोस्तों। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में यही आते हैं दोस्तों। हम लोग आगे देखते हैं संविधान सभा और संविधान निर्माण से संबंधित कार्य समितियां दोस्तों। देखिए बड़ी समितियां और अध्यक्ष। संघ दोस्तों, संघ शक्ति समिति किनके अधिकार में क्षेत्र में था? अध्यक्ष कौन थे संघ शक्ति समिति के? डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। संघ शक्ति समिति, देखिए संघ शक्ति समिति देखना है और उसके बाद डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू को टिक करना है दोस्तों। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू थे। और संघीय संविधान समिति, संघ ये रहे या संघीय रहे, दोनों में आप जवाहरलाल नेहरू की क्वेश्चन बनाइएगा दोस्तों। संघीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? तो उनके भी अध्यक्ष दोस्तों थे आपका जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों। प्रांतीय यहाँ देखना, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दोस्तों, VVI है दोस्तों। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर दोस्तों। देखिए मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए मूल अधिकार उप समिति। अगर मूल अधिकार उप समिति पूछ लिया जाए दोस्तों, आप लोग JB कृपलानी को मारना है। JB कृपलानी देखिए ऑप्शन, फटाक टिक लगाइए। मूल अधिकार अगर दे दिए, मूल अधिकार का उप समिति कौन है? तो JB कृपलानी। कौन है दोस्तों? JB कृपलानी। दूसरा देखिए अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो SC मुखर्जी दोस्तों। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन है? अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष दोस्तों तो SC मुखर्जी है। कौन है? SC मुखर्जी। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? नियम के संबंधी दोस्तों राजेंद्र प्रसाद है। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों। और मूल अधिकार उप समिति के JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष SC मुखर्जी दोस्तों। चलिए राज्यों के लिए सीमित, राज्यों से समझौता करने वाली समिति कौन थे दोस्तों? ये जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। राज्यों के लिए समिति यानी राज्यों से समझौता करने वाली समिति कौन थी? जवाहरलाल नेहरू इनके अध्यक्ष थे दोस्तों। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों। चलिए हम लोग छोटे समितियां को देखते हैं, छोटे समितियां और अध्यक्ष को दोस्तों। देखिए संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति देखते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर। छोटे संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समितियां थी GV मावलंकर थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर। संविधान सभा के कार्यों संबंधित समिति GV मावलंकर थे दोस्तों। कौन? GV मावलंकर। और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? KM मुंशी थे दोस्तों। कौन थे? KM मुंशी। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे KM मुंशी दोस्तों। और सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? पट्टाभी सीतारमैया थे। सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। चलिए हम लोग प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समितियों में शामिल थी दोस्तों। इसका गठन
29 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ तथा इसमें 7 सदस्य थे दोस्तों। कितने? 7 सदस्य थे। इसकी प्रमुख जिम्मेदारी संविधान सभा का प्रारूप निर्धारण करना था दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर निर्वाचन संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? बंगाल प्रांत से हुआ था। बंगाल प्रांत से दोस्तों। लेकिन विभाजन के कारण यह पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। विभाजन जब हो रहा था तो ये क्षेत्र जो है पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पुनः निर्वाचन बम्बई से हुआ दोस्तों। फिर पुनः कहाँ से हुआ? बम्बई से दोस्तों। चलिए प्रारूप समिति के सदस्य को देखिए। मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इनके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर। फिर देखिए इनके अध्यक्ष, दूसरा अध्यक्ष थे एन गोपाला स्वामी अयंगार दोस्तों। 1907 याद कर लीजिए दोस्तों। एन गोपाला स्वामी अयंगार थे दूसरा। तीसरा थे आपका अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरा कौन थे? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथा थे दोस्तों डॉक्टर के एम मुंशी। चौथा के एम मुंशी थे। अब पाँचवा था दोस्तों सैयद मोहम्मद सदतुल्ला थे। पाँचवा सैयद मोहम्मद सदतुल्ला थे दोस्तों। छठा थे एन माधवराव। एन माधवराव इन्होंने बी एल मित्र की जगह पर जगह ली, क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया। स्वास्थ्य कारण से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया दोस्तों। और फिर सतवां थे दोस्तों टी कृष्णमाचारी। और इन्हें 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु होने के बाद दोस्तों टी कृष्णमाचारी को इसमें जगह मिली दोस्तों। इस समिति में जगह मिली। टी कृष्णमाचारी मतलब डीपी खेतान की मृत्यु के बाद 1948 में टी कृष्णमाचारी को इस समिति के मतलब जगह दिया गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं।